हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक और वन शॉट लेकर आए हैं हम आज के वन शॉट में हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक आपका। और प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। अगर आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर रहता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इस चैप्टर में। अगर आप इन जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में उनको अच्छे से मास्टर कर लेते, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली इस चैप्टर में से तो आप मार्क्स लूज नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सभी कॉन्सेप्ट, सभी टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले सेशन में। तो एंड तक आपको इस सेशन में टिके रहना है, सभी क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेके सॉल्व भी करना है हमारे साथ साथ, ताकि आप इस सेशन के बाद किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिचुएशन में रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले आपको ये पता होगा प्रोबेबिलिटी होती क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम ये समझते हैं और बहुत जगह पर हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी यूज़ भी करते हैं। कल बारिश होगी या नहीं, वेदर फॉरकास्ट में, और मैच की प्रेडिक्शन निकालते समय आपने देखा होगा कि इंडिया के जीतने की क्या प्रेडिक्शन आ रही है, किसी और टीम के जीतने की क्या प्रेडिक्शन। तो हर जगह हम डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट उन सारी चीज़ों को, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग फॉर्मूलेज, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में यही सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी का, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये समझ लो सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? सैंपल स्पेस का बेसिकली मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये कहूं अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, अगर एक डाई को रोल किया जाए तो कितने केसेस बनेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अगर एक डाई को रोल किया जाए तो ये 6 केसेस पॉसिबल बनते हैं। तो दिस इज सैंपल स्पेस फॉर व्हेन अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, अगर आपको कहा जाए अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जाए, उस केस में कितने केसेस बनेंगे? या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन्स हो जाते तो ऐसा हो सकता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसका मतलब अगर कभी हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पहले सैंपल स्पेस लिख लेना चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद मैं ये देख लूँगा उसमें से फेवरेबल कितने हैं और टोटल कितने हैं, उन दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो विल गेट प्रोबेबिलिटी। यहाँ एक बात आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 0 से छोटी आ जाए, क्योंकि 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, ये पॉसिबल है। और ये किस केस में पॉसिबल होता है? अगर वो श्योर इवेंट है, वो पक्का होगा ही होगा, ये श्योरिटी है कि वो इवेंट होने ही वाला है, देन इट इज़ अ श्योर इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका मतलब पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 0 और 1 बोथ आर इंक्लूडेड। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 तब होगी अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है। पॉसिबल, अब आप सोच के देखो, जैसे मैं आपको ये कह दूं अ डाई इज रोल्ड, तो कितने केसेस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। देखो आज के सेशन में मैं आपको जो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आप पहले भी पढ़ कर आए हो वो भी थोड़ी सी रिवाइज करा दूंगा, इसलिए ताकि कई स्टूडेंट ने 11th में कुछ बेसिक्स वीक रह गए तो उन्हें लगता है कि भाई प्रोबेबिलिटी तो मुझे समझ नहीं आने वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ यूज़ होता होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डरना नहीं है आपने। अ डाई इज रोल्ड के 6 केसेस बन रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर ग्रेटर देन 6 हो, तो आप सोचो इस सैंपल सेट में कितने नंबर है जो 6 से बड़े? ऐसा 6 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो मैं क्या देता हूँ, फेवरेबल 0 है, कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं इसमें जो 6 से बड़ा। और टोटल कितने केसेस हैं? 6। तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 ही आ रही है, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल ही नहीं है 6 से बड़ा नंबर आ जाए। और अगर मैं ऐसा कह दूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर लेस देन 7 हो, तो कितने नंबर हैं जो 7 से छोटे हैं? सारे के सारे। प्रोबेबिलिटी आएगी 1, बिकॉज ये श्योर इवेंट है, हमेशा नंबर 7 से छोटा ही आएगा। तो अगर श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी।
अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रॉबिलिटी जीरो आ जाएगी। क्लियर है? बहुत बेसिक सी बात है। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थिंग इज एडिशन रूल, बट उससे पहले आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे आप ये समझ लो, आपको एक बैग दिया हुआ है, इसमें 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको ये दिया हुआ है एक बैग में 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, एक बॉल निकाली जाए, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं कोई एक बॉल निकाली, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3/12। बहुत सिंपल है, बेसिक सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं कहूँ ग्रीन, तो आंसर हो जाता है 4/12, और अगर हम ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आंसर आएगा 5/12। इतनी बात क्लियर है? बट ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब मैं कह रहा हूँ कि इस बैग में से मैंने एक साथ 2 बॉल निकाली है और मैं चाहता हूँ वो दोनों ही रेड आ जाए। मैंने एक साथ 2 बॉल निकाली और वो दोनों रेड आ जाएं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को कि भाई एक साथ 2 बॉल निकाल लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? यहाँ तो ठीक था, एक बॉल निकाली है, एक रेड निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/12, ग्रीन की 4/12 और ब्लू की 5/12। सिंपल था, फेवरेबल अपॉन टोटल निकाल लिया। 2 बॉल इकट्ठी निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो आप ये याद रख लेना, मैं चाहता हूँ कि 2 रेड बॉल निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों इन 3 में से है और टोटल इन 12 में से 2 आएंगी। वी हैव टू यूज़ कॉम्बिनेशन। आप एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हो, एक से ज़्यादा चीज़ें निकाल रहे हो, बॉल्स निकाल रहे हो, कोई भी केस है, एक से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बॉल इन 3 रेड बॉल में से आए और टोटल तो इन 12 में से 2 आएगी। मान लो मैं कह देता कि दोनों ग्रीन आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? मैं चाहता हूँ दोनों इन 4 में से है, तो आंसर हो जाता 4C2 डिवाइड बाय 12C2। अगर मैं चाहता हूँ दोनों इस ब्लू में से आए, तो आंसर हो जाता 5C2 डिवाइड बाय 12C2। आगे कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है आपको, है ना? कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता हो, अगर नहीं आता वो भी बता देता हूँ। लेट से मुझे 7C3 सॉल्व करना हो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। 7C3 का मतलब 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5/1। तब तक करते रहे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। 3 2 6 कट गया, 35 आंसर। क्लियर है? तो कभी भी ऐसे सॉल्व करना हो ईजी रह जाएगा। 5C2 को सॉल्व करना है, 5/2 इंटू 4/1 डिवाइड बाय 12/2 इंटू 11/1। क्लियर है? ऐसे आप इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा फंड है। अगर आपको एक साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं, अच्छा ये 2 बॉल निकाल लिए, मान लो मैं ये कह दूँ एक रेड आ जाए और एक ग्रीन आ जाए, निकाली तो 2 ही हैं, पर मैं चाहता हूँ एक रेड बॉल आए और एक ग्रीन आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब 2 बॉल एक साथ निकालनी है, मतलब टोटल तो हो गया 12C2, एक रेड और एक ग्रीन, मतलब एक निकल जाए इन 3 में से और एक निकल जाए इन 4 में से, तो 4C1 इंटू 3C1 डिवाइड बाय 12C2। बात समझ आ गई? हमें 2 बॉल निकालनी है, एक रेड और एक ग्रीन, तो एक निकाली रेड वालों में से, एक ग्रीन वालों में से, टोटल तो 12 में से 2 निकली। तो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करें जब एक से ज़्यादा चीज़ें निकाली जा रहे हैं। अदरवाइज आप वैसे तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन ही है, मतलब इसका मतलब क्या था? ये था 3C1 अपॉन 12C1, बट वो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, बट अगर 2 चीज़ें निकाल रहे हो वहाँ पर तो कॉम्बिनेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लग रहा हो कि यार मैं अभी बहुत लेट कर रहा हूँ ये सेशन को, तो पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस सेशन को पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो 2 घंटे, उसके बाद आप देखना 2 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप सॉल्व करने की सिचुएशन में नहीं हो। सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या चीज होती है? एडिशन रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। बात समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे यूज कैसे करेंगे? मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको, जैसे समझ लो आपको यह कह दिया जाए अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 150, find the probability that the number is divisible by 4 और by 5। अब ये देखो,
जब भी ऐसे सिचुएशन मिले ईदर दिस और दिस, वहां पर आप यूज करोगे एडिशन थ्योरम। आपको लिखा है नंबर ईदर डिविजिबल बाय 4 और बाय 5, तो हम क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम यूज करेंगे। और का मतलब है यूनियन, अभी मैंने बताया, डिविजिबल बाय 4 और बाय 5। तो थ्योरम ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए मैंने मान लिया 4 से डिविजिबल होने वाले को, 1 से 150 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते होंगे, सोच के बताओ। अगर मुझे निकालना है 1 से 150 तक कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 150 को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। कितना आएगा, ये आएगा 37 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 37 नंबर तो ऐसे जरूर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 37 और टोटल कितने 150। फिर 5 से डिवाइड होने वाले मैंने बी माने, तो 1 से 150 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, अगेन 150 को 5 से डिवाइड कर लो, 30 आ रहा है। तो इसका मतलब 30 नंबर्स तो ऐसे जरूर हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, माइनस वो नंबर जो 4 और 5 दोनों से हो रहे हैं। उसको कैसे निकालेंगे, हम ले लेंगे, विल टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, और 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अब आप सोचो 20 से डिवाइड होने वाले कितने 1 से 150 के बीच में, फिर से मैं 150 को 20 से डिवाइड करता हूँ, तो वी आर गेटिंग 7 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 7 नंबर तो ऐसे पक्का हैं जो डिवाइड हो रहे हैं 4 और 5 दोनों से, मतलब 20 से, तो 7 बाय 150। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ रहा है, हमारे पास बचेगा 60/150, मतलब 2/5। बात समझ आ गई। एडिशन थ्योरम किस टाइप के क्वेश्चन में यूज हो सकती है, ईदर दिस और दिस, या तो ये या फिर ये। जब भी और आ गया, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब एंड मतलब ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एडिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई है, एडिशन थ्योरम क्या होती है और कहाँ लगाई जा सकती है, एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में आपने 11th में पढ़ा होगा, बट स्टिल इसको हम यूज़ करते हैं, 12th काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो इसलिए इसको रिवाइज करना ज़रूरी था। बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट टाइप, एक और चीज़ देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम से पता चल रहा है, अगर ए और बी, मैं आपको ये कह रहा हूँ 2 इवेंट्स हैं ए और बी, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब उनकी इंटरसेक्शन 5 है। 2 ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। मान लो मैं ये कह दूं कि ए तो हो गया गेटिंग अ हेड और बी हो गया गेटिंग अ टेल, तो इसका मतलब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं आ रही अगर मैं ए और बी को देखूं। तो अगर कोई भी केस उनके बीच में कॉमन नहीं है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर कॉमन केस कोई है ही नहीं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0, ठीक है, क्योंकि ए और बी में कोई कॉमन केस नहीं है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0। तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कभी अगर आप कहो कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एक घंटे आपके दिमाग में डायरेक्ट बच जानी चाहिए कि भाई इनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो 0 होने वाली है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा उसके बीच में। बात समझ आ गई। एक और चीज मैं यहीं पर बता देता हूँ, कई बार लिखा होता है एग्जॉस्टिव केसेस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, वो हमने पढ़ लिया कि जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, कुछ कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट वो होते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो वो एग्जॉस्टिव तब होंगे अगर इनके अलावा कोई और इवेंट एग्जिस्ट करता ही ना हो, मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाए, या फिर आप ये कह लो कि ए यूनियन बी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 2 इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं अगर कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 है, और एग्जॉस्टिव तब कहते हैं अगर ए यूनियन बी पूरा सैंपल स्पेस है, इनके अलावा कोई इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई केस बनेगा ही नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाती है। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं कह दूँ 3 इवेंट्स हैं ए बी और सी और वो एग्जॉस्टिव है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सीधा सीधा एडिशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें पता है कि बाय एडिशन थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये वैल्यू गिवन है आपको यूनियन, दिस इज 5/9। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 7/9, बी की प्रोबेबिलिटी है 4/9 और आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ब्रिंग इट हेयर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बचेगा क्या 7/9 + 4/9 - 5/9। 7 और 4 11, 11 में से 5 गए 6/9, मतलब 2/3 आपका इसका फाइनल आंसर आ गया है। जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को एमसीक्यू में आने के लिए। आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है एग्जामिनर को कि आपको आता है या नहीं आता, आपको एडिशन थ्योरम पता है नहीं पता, तो एडिशन थ्योरम लगाओ और डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर। और बहुत सारी बार हमने देखा है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, प्रोबेबिलिटी में से आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? एडिशन थ्योरम क्लियर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशन क्लियर है। चले नेक्स्ट पॉइंट पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही मजेदार बात है। अब बहुत ध्यान से समझना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उसी बैग को ले लेते हैं अभी जो थोड़ी देर पहले लिया था। 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल है। एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। मैंने आपको कहा कि मैंने इसमें से एक बॉल निकाली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या हो जाएगी 3/12। ये बात समझ आ गई, क्योंकि इसमें रेड बॉल कितनी है 3, मैंने एक बॉल निकाली, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/12। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके, सबको समझ आ गई। पर अब मैंने क्या किया, अब मैं कह रहा हूँ इस बॉल को ना अंदर ना डालो, बाहर फेंक दो। इसके बाद एक और बॉल निकालता हूँ, उसके ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो होगी 4/11। 11 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो पहले बॉल तो मैंने बाहर फेंक दी। अब बॉल कितनी बची है बैग के अंदर, अब बच गई हैं 11 बॉल्स, क्योंकि पहले जो बॉल थी उसे अंदर नहीं डाला है, वो बाहर ही फेंक दी। अब टोटल बॉल्स उसके अंदर 11 है, और ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी है तो वो 4/11। और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन G/R। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A when B had already occurred। B इवेंट हो चुका है, उसके बाद A होने की प्रोबेबिलिटी, उसे हम कहते हैं P of A/B। बात समझ आ गई? अब इसमें भी तो ऐसे था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल रहा हूँ, बट कब निकाल रहा हूँ, जब एक रेड बॉल निकल चुकी है। तो P of G/R, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल व्हेन वन रेड बॉल हैड ऑलरेडी बीन ड्रॉन। तो टोटल बॉल्स तो 11 रह गई है, बिकॉज वन रेड बॉल हैड ऑलरेडी बीन ड्रॉन, और ग्रीन 4 बची हैं, तो 4/11 हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो P of A/B ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। इसमें A वो चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट, और B क्या है, B कंडीशन है, गिवन कंडीशन, कि क्या कंडीशन हो चुकी है, जो कंडीशन लग चुकी है। जैसे इसमें क्या कंडीशन थी कि एक रेड बॉल निकल चुकी है, तो जो कंडीशन है वो B होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट A होगा। बात समझ आ गई है? और इसका हमारे लिए फॉर्मूला है P of A/B का। P of A/B होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बात समझ आ गई? ऐसे आप ये भी समझ सकते हो कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, तो होता प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन हो, क्या ये बात अलग अलग है? ये तो सेम बात है, क्योंकि A और B में कॉमन निकालना या B और A में निकालना, बात तो एक ही है ना। तो ऊपर तो सेम ही आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A। क्लियर है बात? बिल्कुल समझ आ गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है तो कंडीशन इसमें B है, A नहीं है। A तो वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है, और जो कंडीशन, जो इवेंट पहले हो चुका है वो B है। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे और क्या आएगी, ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मदर फादर एंड सन दे लाइन अप एट रैंडम फ्रॉम अ फैमिली फोटो। अब सबसे पहले बात, 3 मेंबर है फैमिली में, एक मदर फादर और सन। तो मैं एक काम करता हूँ, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा, कितने केसेस बनेंगे वो देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है मदर फादर सन, या फिर मदर सन और फादर। एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मदर को फर्स्ट पोजीशन में रखा है और सन और फादर की पोजीशन चेंज की। ऐसा कर लेते हैं, सन को फर्स्ट पोजीशन में, मदर फादर और सन फादर मदर, या फिर फादर को फर्स्ट पोजीशन में और फादर सन मदर।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल 6 केसेस बने हैं, है ना, 6 केसेस बने। अब आपको 2 इवेंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पर, कौन कौन से, एक ए और एक बी। ए इवेंट क्या कहता है, ए इवेंट ये कहता है कि भाई सन को एक एंड पे होना चाहिए, सन ऑन वन एंड, किसी भी एंड पे हो ये दिक्कत नहीं है, पर किसी एक एंड पे होना चाहिए। कौन से केस बन रहे हैं, तो ये देखो, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये वाला, 4 केसेस बन रहे हैं मेरे पास। कौन कौन से, एम एफ एस, ये एक्सट्रीम राइट हैंड पर है ना, देखो सन, ठीक है। ये बन रहा है यहाँ बिल्कुल लेफ्ट पर है सन, ये भी बन रहा है यहाँ भी लेफ्ट पर है, और ये बन रहा है यहाँ बिल्कुल राइट पर है। तो ये 4 केसेस बने हैं जहाँ सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पर आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में आ जाए चाहे वो एंडिंग में आ जाए। ए के अंदर, ए इवेंट में 4 केसेस बन रहे हैं, वो हमने निकाल लिए। बी देखते हैं, बी में क्या गिवन है। बी इवेंट हमें ये कह रहा है कि फादर इज इन द मिडल, जो फादर है, फादर इन द मिडल, फादर बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। जरा निकालो इस सैंपल स्पेस से कितने ऐसे केस हैं जिसमें फादर मिडल में। एक तो ये वाला एम एफ एस है ना, फादर मिडल में, और एक ये वाला एस एफ एम, बस 2 ही बन रहे हैं, फादर मिडल में रहेगा, ऐसे 2 केसेस बन रहे हैं। हमें निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जरा मुझे ये बताओ, ए और बी के दोनों के केसेस तो मैंने लिख लिए, कौन कौन से केसेस बन रहे हैं। अब इनमें कॉमन कौन कौन सा केस है, क्या एम एफ एस कॉमन है, दोनों में बिल्कुल कॉमन है, एस एफ एम कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये भी, तो दोनों केसेस ही कॉमन आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी बी केसेस आ रहे हैं, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे, 6, 2/6, बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी है 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, ए में कितने केसेस है, 4, टोटल 6, तो ये 6 तो कट जाएगा, 2/4 या फिर ये कह लो 1/2। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको करना क्या है, की पॉइंट्स देखो, आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसमें ये देखा करो लॉजिक क्या यूज हो रहा है, की पॉइंट क्या यूज हो रहे हैं, और प्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन का क्या वे है। तो सबसे पहले की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो उसमें सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस आपने टीचर को खुश करने के लिए नहीं, अपनी सहूलियत के लिए भी लिखना है, क्योंकि जो भी केसेस दे रखे हैं सन ऑन वन एंड, वो आपको चेक करना बहुत इजी हो जाएगा अगर पूरा सैंपल स्पेस आपने लिखा हुआ है। तो आपने ए के सारे केसेस सैंपल स्पेस से निकाल लिए कि सन ऑन वन एंड हो कितने केसेस बन रहे हैं, 4 केसेस बन रहे हैं। बी में लिखा है फादर इज इन द मिडल, फादर मिडल में हो, ऐसे कितने केस बन रहे हैं, 2 केसेस बन रहे हैं। अब बी बाय ए निकालना, तो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यू विल गेट योर आंसर। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्लैरिटी आएगी। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, बिल्कुल ध्यान से समझो, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। देखो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा हूँ, बट आप भी ये ट्राई करो कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो, यू जस्ट पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को पॉज कर दो एंड गिव इट अ ट्राई। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है आपसे या नहीं हो पा रहा, पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर आंसर वेरीफाई करना क्या आपका आंसर सेम आता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर पहला काम क्या करना है, सैंपल स्पेस। 2 चिल्ड्रन कौन कौन से हो सकते हैं, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 चिल्ड्रन की। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है द बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इसको मैं ई मान लेता हूँ, बोथ आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। जरा मुझे बताओ कितने केस ऐसे हैं बोथ आर बॉयज, सिर्फ एक ही है। गिवन दैट का मतलब ये कंडीशन है मेरे पास, जो चीज गिवन होती है वो कंडीशन होती है। तो हमारे पास है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए। तो कौन कौन से केस बनेंगे, एक तो ये बॉय बॉय, बॉय गर्ल और गर्ल बॉय, बात समझ आ गई। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, कम से कम एक, 2 भी हो सकते हैं पर कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, क्योंकि ये चीज़ निकालनी है और ये हमें गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जरा देख के बताओ जो हमने केसेस बनाए हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ई और एफ में,
एक ही केस था ई के पास, और एफ में भी ये केस आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एक केस है जो कॉमन आ रहा है। सैंपल स्पेस में टोटल कितने थे? 4 थे, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है तो 3 केसेस थे, सैंपल स्पेस में 4, तो 1/3 फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ गई? आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ आना चाहिए, जिस भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो गिवन दैट दिस इज दिस, गिवन दैट दिस इज दिस, तो गिवन दैट का मतलब ये हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और एक कंडीशन आपको गिवन है। बात समझ आ गई? क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। एक स्कूल है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, आपको गिवन है कि उसमें से 430 तो गर्ल्स हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। 430 का 10% 43 होता है। 10% स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट। ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन किस चीज से है, ये क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है, गिवन दैट दिस इज दिस। ठीक है, तो आप ई इवेंट किसे मानोगे? जो चीज निकालनी है, क्या चीज निकालनी है आपको? ई में निकालना है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। तो स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, ये हमने मान लिया ई को, और एफ मानेंगे इसको, जो गिवन कंडीशन है। गिवन क्या है? स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल। बात समझ आई? दोबारा देखो, जो गिवन कंडीशन है वो एफ होगा, जो चीज निकालनी है वो ई होगा। ठीक है, और अब हमें ये क्वेश्चन बन गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। बेसिकली हमें निकालना गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कितने केसेस ऐसे होंगे कि स्टूडेंट 12th में भी पढ़ता हो और गर्ल भी हो? अभी आपको इस क्वेश्चन कि टोटल गर्ल्स 430 है, बट 12th क्लास में कितनी है? 10%। तो 430 का 10% मतलब 43, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर हो गया 43/1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ का मतलब स्टूडेंट 14 इधर गर्ल, टोटल गर्ल्स कितनी है? 430, और टोटल स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं? 1000। तो आंसर बच गया 43/430, दैट मीन्स 1/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ आ गई? कंडीशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। आपको गिवन है कि स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की स्टूडेंट 12th क्लास में हो, तो ऊपर आएगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। 12th क्लास का स्टूडेंट भी होना चाहिए और गर्ल भी होनी चाहिए कैंडिडेट, तो वो 10% गर्ल्स थी, जो स्टूडेंट गर्ल्स थी 12th क्लास की। तो 43/1000 ये आंसर हमारे पास आ गया कि 12th क्लास का स्टूडेंट हो और गर्ल हो। डिनोमिनेटर में गर्ल कैंडिडेट होने की प्रोबेबिलिटी 430/1000, तो इसका मतलब आंसर बनेगा हमारा 1/10। देखो, क्वेश्चंस कभी मुश्किल आते ही नहीं है, और क्वेश्चन मुश्किल होते ही नहीं है। आपको की पॉइंट ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चन के अंदर फिगर आउट करना पड़ता है कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। हर बार कोई भी चैप्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ओनली, किसी भी चैप्टर को करने के बाद बच्चा बुक में से सॉल्व करते हुए नहीं फंसता है, एग्जाम में फंसता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि बुक में सॉल्व करते हुए आपको पता है कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप उसी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को जानते हो और आप वही कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगा देते हो। आपका आधा काम तो बुक में खुद ही कर देते हैं। एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज बनाई और आपको पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज, तो सारों में कंडीशन प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला लगेगा। बट एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आता है, वहाँ तो एक्सरसाइज नंबर लिखा नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? तो ये की पॉइंट है, आपको ये दिया हुआ है गिवन दैट, एक कंडीशन गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ ये बहुत टेक्निकल बात है, और इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि भाई कर लेंगे हम, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आप पेपर में ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा। बेशक आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 10-10 बार कर रखे, जब तक आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप कैसे पता लगा पाओगे? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक बात समझा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है ए और बी दो इवेंट्स हैं, दोनों इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर। एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने को अफेक्ट ना करे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बात समझ आ रही है? मतलब ये है, जैसे आप ये समझ लो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होती है? ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। तो यहां से अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आंसर आ जाएगा पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी। अब इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि भाई इवेंट्स तो जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो आपको क्या है भाई, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पी ऑफ ए बाई बी का कोई मतलब ही नहीं बनता। पी ऑफ ए बाई बी तो पी ऑफ ए ही हो जाएगा। मैं कहूँगा ऐसा क्यों, आप कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि पी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी इवेंट हो चुका है। बट अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो बी हुआ हो या ना हुआ हो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा बिकॉज इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? चलो, इसका मतलब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कंडीशन डायरेक्ट याद रख लो कि अगर दो इवेंट्स दे रखे हैं ए और बी और आपको चेक करना है कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। अगर वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आ जाता है, इन दैट केस वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो फिर वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक करने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको दिया हुआ है ई और एफ दो इवेंट्स हैं। फिर मैं वही कहूँगा पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो, उसके बाद चलाना, देखना आपका आंसर आता है नहीं आता। आपको गिवन ई और एफ दो इवेंट्स हैं सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है और ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। आपसे पूछा क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है? देखो, बाय एडिशन थ्योरम, जरूरत है एडिशन थ्योरम की? नहीं, जरूरत ही क्या है, यूनियन थोड़ी निकालना हमें पता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये इक्वल आ जाए। तो चेक करें क्या ये इक्वल आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या गिवन है आपको, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या गिवन है, दैट इज 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या गिवन है, दैट इज 3/10। तो ये तो बन गया 9/50, ये बन गया 1। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे। अरे भाई, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ ही क्यों, मैं इनके रिश्ते की बात आगे क्यों लेकर चलूँ? मेरे को पता है ये भाई इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर इसके इक्वल नहीं आ रही है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के, तो इसका मतलब इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। बस यही चेक करना है। और ऐसा भी हो सकता है कहीं क्वेश्चन में कि आपको ऑलरेडी दे रखा हो कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं और आपसे कोई मिसिंग वेरिएबल पूछा जाए, ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। बट इसमें दो अलग सब केसेस बना रखे हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, एक इंडिपेंडेंट वाला। समझ के देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन को। आपको गिवन है कि दो इवेंट्स है ए और बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट पार्ट को देखो, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है, बात समझ आ गई? तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है। बात समझ आ गई? अब आपको ये पता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी। पी की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 3/5 माइनस 1/2। 10 ले लोगे आप एलसीएम, 6 माइनस 5। बात समझ आ गई? तो आंसर आ रहा है 1/10। ये आंसर है फर्स्ट पार्ट के लिए, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। आई होप ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलें। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो चलो, और एक चीज़ समझ लेना कि ये अलग अलग पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहले पार्ट की कंडीशन थी वो वैलिड रहेगी दूसरे में, नहीं, दूसरे के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी, तो 1/2 इंटू पी इज p/2।
ये बात मुझे समझ आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी p/2 हो जाएगा क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अब बाय एडिशन थ्योरम, बाय एडिशन देखो ये ना चीज़ें लिखते रहा करो, जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हो, जो भी थ्योरम यूज़ करते हो, उसको साथ साथ लिखते रहा करो। इन केस कभी क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन कुछ गलत होगी, एटलीस्ट जो चीज़ें सही लिखी हैं, जो फॉर्मूले सही लिखे हैं, जो कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किए हैं, उनके नंबर तो मिलेंगे ना, स्टेप मार्किंग है पेपर में। तो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है p, और ए इंटरसेक्शन बी की हमने कैलकुलेट की है p/2। तो ये उधर जाकर माइनस होगा 3/5 माइनस 1/2 और p माइनस p/2 इज p/2। यह भी हमने किया था 1/10 आ रहा था। तो p/2 अगर 1/10 है दैट मीन्स p इज इक्वल टू 2/10 मतलब 1/5। ये फाइनल आंसर आएगा। आई होप ये मेरी बात समझ आ रही है आपको। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो कंडीशन गिवन होगी उसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स गिवन था तो हमने यूज़ किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 है। बट अगर आपको गिवन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उस केस में हम यूज़ करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी उन दोनों के प्रोडक्ट है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और वहाँ से p/2 वैल्यू निकाल ली, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल बातें हैं। अगर आपने पहले प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़ी है तो आप इसको देखकर भी सीधा सीधा रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। चलो क्लियर है ये। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको ये प्रूव करना है कि ई डैश एंड एफ डैश, ई डैश एफ डैश का मतलब होता है नॉट ई एंड नॉट एफ, मतलब ई ना हो और एफ ना हो। ई डैश एंड एफ डैश दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहली बात तो ये कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी, ये तो हमें गिवन है क्योंकि ई और एफ क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये गिवन कंडीशन है हमें कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ गई। प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि ई डैश और एफ डैश को भी, मतलब मैं ई बार लिख लेता हूं, आपकी मर्जी है, ई डैश एफ डैश या ई बार एफ बार एक ही बात है। तो ई बार एफ बार मैं बार इसे लिख रहा हूँ कि क्लियरली आपको समझ आ जाए। ई बार और एफ बार को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ई बार इनटू पी ऑफ एफ बार। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। बात समझ आ गई। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप इस पूरे के ऊपर बार लगाओगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ई यूनियन एफ पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। बात समझ आ गई। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ पूरे के ऊपर बार आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। मतलब 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको ब्रैकेट को खोल दो, 1 माइनस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये बच गया मेरे पास। और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो मुझे गिवन कंडीशन थी, मैं यूज कर सकता हूँ, वो लगा देते हैं यहाँ पर। ये बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एफ प्लस ई इंटू पी ऑफ एफ, ठीक है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई। अगले दो में से माइनस पी ऑफ एफ कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 माइनस पी ऑफ ई। तो आया क्या, फैक्टर बन गया पी ऑफ एफ। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस पी ऑफ ई के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस किया है तो क्या बचेगा, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये कह दूं कि इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार, ठीक है। तो पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार की प्रोबेबिलिटी इक्वल है पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार की। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ई बार एंड एफ बार दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
बात समझ आ गई? किसी भी इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है अब आपके लिए आसान हो चुका है। क्यों आसान हो चुका है? आप क्या करोगे, आप उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और वेरीफाई कर दोगे कि वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। इससे रिलेटेड मुझे एक और बात समझ आ रही है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये गिवन है, तो आप प्रूव कर दो कि ई बार और एफ वो भी इंडिपेंडेंट है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि ई एंड एफ बार ये भी इंडिपेंडेंट है। तो किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। जो मैं एक करके दिखा देता हूँ ई बार एंड एफ। तो क्या करेंगे, मैं थोड़ा नटशल में कर रहा हूँ, फटाफट समझ लेना। अगर इसे इंडिपेंडेंट करना है तो ई बार इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। आपको पता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। तो पी ऑफ एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। कॉमन क्या आ रहा है? पी ऑफ एफ कॉमन आ रहा है। बच क्या जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ ई रह जाएगा। और 1 माइनस पी ऑफ ई क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ई होता है पी ऑफ ई बार। अरे बन गई बात, क्योंकि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई बार इंटरसेक्शन एफ इसके इक्वल आ रहा है पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। सेम वे आप इसमें भी कर सकते हो। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो इस कंडीशन को तो यूज करना ही है, साथ में इनको वेरीफाई भी करके दिखाना है। बात क्लियर है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी, तो पहली लाइन से यहां से ही आपको एक चीज लिख लेनी चाहिए कि ए और इंडिपेंडेंट है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये मैंने क्यों लिख लिया? क्योंकि हमें गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी। ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार के। तो कर लोगे? कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने भी एडिशन थ्योरम बताइए। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ आ रही है? देखो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत फास्ट करा रहा हूँ, बट देखो वन शॉट का तो मतलब ही तब है अगर हम पूरा वन गो में चैप्टर कवर कर लें और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहना और लिखते रहना। मैथ्स इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है हमें, तो लिख के करना, पढ़ना मत इसको। ये हो गया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। बट हमें क्या प्रूव करना है? 1 माइनस पी बार इंटू पी ऑफ बी बार। चलो एक काम करते हैं, इसको लिख लेता हूँ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? 1 माइनस पी ऑफ ए। बात समझ आ गई? अब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और 1 माइनस पी ए कितना होता है? 1 माइनस पी ए इज पी ऑफ ए बार। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और 1 माइनस पी ए को भी मैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार लिख सकता हूँ। अब क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? पी ऑफ ए बार कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ बी। 1 माइनस पी ऑफ बी क्या होता है? वो भी पी ऑफ बी बार होता है। तो बच गया 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार। अरे भाई यही तो प्रूव करना था मुझे, बन की बात। तो बात यह है, कंडीशन आपको गिवन है तो छलांग लगा दो समंदर में, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलोगे, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करनी है, आगे अल्टीमेट रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये होती है किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने वाले की, कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें प्रूव करना क्या है, वहाँ तक पहुँचना है। अगर आपको आंसर निकालना हो तो समस्या है ना कि हमें क्या आंसर आएगा, बट जब आपको पता ही है कि आंसर ये आना चाहिए तो इसका मतलब आपको खुद ही पता है कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ रहा है? बड़ी डील नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन को कैटेगराइज करो ना, आपको पता है पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशन प्रोबेबिलिटी।
जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन दैट आ गया तो कंडीशन गिवन है, वहाँ से हम कंडीशन को यूज़ कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट आ गया, इंडिपेंडेंट देखते ही ये कंडीशन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो जब आप किसी भी चैप्टर के हर एक्सरसाइज को, हर टाइप के क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हो किस टाइप का क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से होगा, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। ठीक है, यही चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो आप समझ लो हर दूसरे एग्जाम में मेरे को क्वेश्चन दिख जाते हैं इस टाइप के। कैसे करना है आपको, ये गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार कि 3 स्टूडेंट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ए से सॉल्व हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, और वो क्वेश्चन सी से सॉल्व हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। बात समझ आ गई। इफ द इवेंट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहला एक पार्ट तो ये कि प्रॉब्लम सॉल्व, चलो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आप ये बताओ, ध्यान से सोचो, अगर 3 दोस्त हैं ए बी और सी, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, बी है वो सॉल्व करे 1/4, क्या कुछ बात इंडिपेंडेंट है या नहीं? ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है। मेरे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड क्यों करेगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए बी और सी क्वेश्चन को सॉल्व करें, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, उनकी हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब क्वेश्चन सॉल्व किस केस में होगा? इस केस में तो हो जाएगा अगर मैं तीनों ही सॉल्व कर दें, ए भी बी भी और सी भी, तीनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट तब भी तो सॉल्व हो जाएगा अगर ए और बी कर दें, सी ना करें। मैं कह रहा हूँ अभी भी क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही रहा है, बट मैं कह रहा हूँ अब भी सॉल्व हो जाएगा अगर ए और सी करें बी ना करें, या फिर ए ना करें बी और सी करें। मतलब कोई भी एक नहीं कर रहा है तो भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर आप यही बातें कर रहे हो तो फिर तो इस केस में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए कि ए और बी दोनों ही नहीं कर रहे बट सी कर रहे, या फिर ए और सी नहीं कर रहे बी कर रहे, या फिर बी और सी नहीं कर रहे ए कर रहे। इन सभी केसेस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब समस्या ये है इतने सारे केस निकालेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर ऐड करेंगे, लंबा हो गया क्वेश्चन। अब इतने सारे केस निकालने के बजाय मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप ये देख लो किस केस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन तब सॉल्व नहीं होगा अगर ना तो ए करे ना बी करे ना सी करे, बस सिर्फ एक यही केस बन रहा है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज हर केस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आप सीधा इसी की प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी। और मुझे पता है अगर इंडिपेंडेंट है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ए के ना होने की क्या होएगी 1 माइनस 1/3, 2/3। बी के ना होने की 3/4, सी के ना होने की 5/6। बात समझ आ गई? तो यहाँ पुट कर दो, बनेगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 5/6, ये कट गया। तो 1 माइनस 5/12, आंसर आ रहा है आपका 7/12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा कह रखा हो कि एटलीस्ट 1 या फिर कुछ ऐसा, या ये लिखा है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए चाहे किसी से भी हो, तो आप वो केस निकालो जब किसी से भी नहीं हो रहा। सिर्फ एक ये केस ऐसा बचता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज तो हर केस में सॉल्व हो ही रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर है? सेकंड पार्ट पे चलें। देखो सेकंड पार्ट क्या गिवन है आपको, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम तब करेगा, मतलब अगर ए करे बी और सी ना करे, या फिर बी करे ए और सी ना करे, या फिर सी करे ए और बी सॉल्व ना करे। ये 3 केसेस बन रहे हैं और अब तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी को निकाल लो और वैल्यूज पुट कर दो। ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3। बी से ना सॉल्व होने की क्या होगी? बी से सॉल्व होने की 1/4 है तो ना होने की 3/4, सी से ना होने की 5/6। ये तो बना पहला केस हमारा। दूसरे केस में ए के ना होने की
बी के होने की और सी के भी ना होने की, प्लस ए के ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, बी के ना होने की और सी के होने की। बात समझ आ गई? इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो, एलसीएम तो सेम ही आ रहा है, 3 × 4 × 6। न्यूमरेटर में ये आ रहा है 15, 10 और 6। ठीक है, कितना बना ये 25 और 6 31 अपॉन 72। ये आंसर है इसका, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जैक्टली टू ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो फिर आपको वो कैसे लिखने पड़ेंगे जिसमें दो दो सॉल्व कर रहे हैं। जो भी कंडीशन गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो दोनों केसेस गिवन थे, हमने दोनों केसेस को सॉल्व कर लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे आप ये मान के चलो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो बेस थ्योरम, ये जो टिपिकल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी बजाय अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो मैं लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। मैं आपको ये कह देता हूं कि आपके पास ना दो बैग्स हैं, इसमें 3 रेड बॉल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं। इसमें 2 रेड बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, दोबारा 2 बैग हैं, पहले बैग में 3 रेड बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं, दूसरे में 2 रेड बॉल, 5 ग्रीन बॉल। एक बॉल निकालिए किसी भी बैग में से, किस में से निकाली है ये मुझे नहीं पता है, पर ये पता है कि जो बॉल निकली है वो रेड निकली है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की वो बॉल फर्स्ट बैग में से निकली हो। वैसे क्वेश्चन घुमा दिया, टेढ़ा हो गया ना। देखो दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या है। दो बैग दिए हुए हैं, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। पहले बैग में 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। दूसरे बैग में 2 रेड बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है। एक बॉल निकाली मैंने किसी भी बैग में से, किस में से निकाली है ये मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि जो बॉल निकली है वो रेड निकली है। तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फर्स्ट बैग से निकली हो। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ऐसे केस में पहली बात हमें ये पता है कि दोनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहला बैग आए या फिर दूसरा बैग आए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि 2 ही बैग हैं। कोई भी आप बैग सेट, अब मैं कहूँ मेरे सामने 2 चेयर पड़ी है, कोई भी एक चेयर उठा लूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 3 चेयर पड़ी होती तो एक चेयर उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/3। क्लियर है बात? 2 बैग है, कोई भी बैग उठाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी दोनों की। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। बैग 1 में से रेड बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, सेकंड बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज़ की? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज़ की कि फर्स्ट बैग हो। ये तो मुझे पता है कि बॉल रेड है, ये हमें गिवन है कि बॉल रेड है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो फर्स्ट बैग हो। तो ऐसे केस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है ये बेस थ्योरम, इसको यूज़ कर। बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे? बेस थ्योरम ये कहती है कि दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, जो चीज़ निकालनी अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल मतलब E1 इंटू R/E1 प्लस E2 इंटू R/E2। बात समझ आ गई? ऊपर तो आएगी प्रोबेबिलिटी E1 इंटू R/E1, नीचे दोनों का सम E1 R/E1 प्लस E2 R/E2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। R/E1 की प्रोबेबिलिटी 3/7 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू R/E2 की वैल्यू 2/7। ये वैल्यूज डालती, इनको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ आ गई? दोबारा देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है बेस थ्योरम, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, बट बेस थ्योरम ये कहती है, दोबारा सुनो, कि अगर आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, R गिवन है और ये 2 अलग अलग इवेंट हो रहे थे, जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी इंटू रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 अपॉन दोनों। अगर मान लो 2 की बजाय 3 बैग होते तो नीचे तीनों का समझ आता है, E1 E2 R/E2 E3 R/3। बात समझ आ गई? नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी और ऊपर जो भी इवेंट है उसके बैग की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। आई होप ये बात क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है और प्रोबेबिलिटी दैट 0.65 की वो स्ट्राइक पर हो, 0.80 की कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीट ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। ओके,
0.32 है कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीट ऑन टाइम इफ देयर इज a strike. Determine the probability that construction job will be completed on time. ओके, तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65. तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है तो ना होने की कितनी होगी? 1 माइनस 0.65 और वो आ जाएगा 0.35. बात समझ आ गई? अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी कि काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटेड व्हेन देयर इज इवन. इवन का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज स्ट्राइक. अगर स्ट्राइक पर है तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और काम कंप्लीट हो जाए जब स्ट्राइक नहीं है तब है 0.80. ऑब्वियसली जब स्ट्राइक नहीं होगी तो काम कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है. बात समझ आ गई? दोबारा देखो, आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि वहाँ स्ट्राइक हो, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65 वो आ जाएगी 0.35. अगर स्ट्राइक हो रही है तो टाइम पे काम कंप्लीट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32. अगर स्ट्राइक नहीं हो रही तो टाइम पे काम कंप्लीट हो, वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, 0.80 गिवन है. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो जाए टाइम पर. ठीक है, मतलब टाइम पे कंप्लीट, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए. अब कंप्लीटेड ऑन टाइम वो कब होगा? तो दोनों चीज में हो सकता है कि स्ट्राइक हो रही है और टाइम पे कंप्लीट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्राइक नहीं हो रही और टाइम पे कंप्लीट हो जाए. ये बेस पर नहीं लगाई हमने, ये क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, दिस इज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. दोनों केसेस में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, स्ट्राइक हो रही है तो कंप्लीट हो, स्ट्राइक ना हो रही तो कंप्लीट हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी. इवन की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय इवन दैट इज 0.32, E2 की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.35 और सी ऑफ E2 की. ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी डील है नहीं, आपको ये गिवन था कि स्ट्राइक हो रही है या नहीं हो रही, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और टाइम पे काम कंप्लीट हो ये निकालनी है हमें, टोटल टाइम कंप्लीट हो. ये कंडीशन नहीं गिवन कि स्ट्राइक हो रही है या नहीं हो रही, वो दोनों केसेस अलग अलग हैं. हो रही है तो भी निकालो, नहीं हो रही तो भी निकालो, उन दोनों को ऐड कर दो. क्लियर है बात? चलो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. धीरे धीरे आप जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कहाँ पर हम बेस थ्योरम यूज़ कर पाएंगे और कहाँ नहीं कर पाएंगे. जैसे क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में. अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड गुम हो चुका है. ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर एंड आर फाउंड बोथ डायमंड. जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से 2 कार्ड निकाले गए और दोनों ही डायमंड है. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जो लॉस्ट कार्ड था वो भी डायमंड होगा. देखो क्या करना. सबसे पहली बात, लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने डायमंड होते हैं टोटल, आप सोच के देखो. 52 कार्ड में से डायमंड कितने हैं? तो डायमंड होते हैं 13 डायमंड्स है. तो मैं अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ वो होगी 13/52, मतलब 1/4. और लॉस्ट कार्ड डायमंड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 - 1/4. ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में सारे मेंशन करने की इवन आपने किसे माना है. जैसे इवन क्या है कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड. तो पहले आपको ये केसेस को मेंशन करना है कि E1 का मतलब क्या है, E2 का मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है. तो लॉस का डायमंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. लॉस का डायमंड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4. क्लियर है बात? अब आपको कहा कि जो बचे हुए कार्ड थे हमने 2 कार्ड निकाले, तो दोनों डायमंड है. दोनों डायमंड आ जाए जबकि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड ही था. अब आप सोच के देखो, लॉस्ट कार्ड डायमंड था और मैं निकाल कितने रहा हूँ? मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूँ, दोनों ही डायमंड. अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जब एक से 8 चीज़ें निकालोगे तो कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा. दोनों डायमंड आए जबकि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड था. अच्छा, लॉस्ट का डायमंड है, अब बचे कितने हुए? 51, उसमें से 2 निकालने, 51 से. बात समझ आ गई? लॉस्ट कार्ड डायमंड था, तो अब कार्ड कितने बचे डायमंड वाले?
12C2, मतलब बचे हुए 12 में से दोनों निकलने चाहिए। दोनों डायमंड निकल रहे हैं, जबकि लॉस कार्ड भी डायमंड था, तो इसका मतलब डायमंड 12 बच गए हैं। 12C2 डिवाइड बाय 51C2, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दोनों डायमंड आए जबकि लॉस कार्ड डायमंड नहीं था, तो 51 ही बचे। बट अब लॉस का डायमंड नहीं था, इसका मतलब जो 13 के 13 डायमंड कार्ड्स हैं वो उसके अंदर ही पड़े, तो ऊपर आएगा 13C2। ये बात समझ आ रही है? दोबारा देखो एक बार, E1 E2 मैंने माना है, E1 इवेंट मान लिया कि लॉस का डायमंड था, E2 माने कि लॉस का डायमंड नहीं था, तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अगर एक लॉस्ट हो गया है तो बचे डायमंड है 12C2, मतलब 12 बच गए हैं, तो 12 में से 2 कार्ड निकालने के 12C2 अपॉन टोटल है 51C2। और दूसरा केस है कि अगर लॉस का डायमंड नहीं था तो बचे 51C2, और दोनों डायमंड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 13C2, क्योंकि अभी लॉस का डायमंड नहीं था तो सारे डायमंड अंदर ही पड़े। बात समझ आई? नाउ वी कैन यूज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड। लॉस का डायमंड हो मतलब मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये तो पता है कि दोनों कार्ड डायमंड है, तो क्या आएगी, ऊपर आएगा E1 इंटू D/E1, क्योंकि जो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, अपॉन में E1 D/E1 प्लस E2 D/E2। क्लियर है? तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 1/4, D/E1 की प्रोबेबिलिटी 12C2 अपॉन 51C2 डिवाइड बाय 1/4 12C2 बाय 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 बाय 51C2। अब इसे आप सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बेस थ्योरम कैसे लगेगी। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर जिसमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन ना हो। बेस थ्योरम क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, सपोज अ गर्ल थ्रो दैट। आप इसे पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को होता है या नहीं होता, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, अगर उसका डाई फेंकने पे 5 या 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करेगी, और अगर 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को एक ही बार टॉस करेगी और नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर लेगी। बात समझ आ रही है? तो हम देखते हैं कि 5 या 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 2 केसेस हैं, टोटल 6 हैं, तो 1/3, और 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6, मतलब 2/3। बात समझ आ गई? 5 या 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1 2 3 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3, ठीक है। अब अगर 5 या 6 आएगा तो उसने क्या करना है, एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है, और उसने कहा आया तो उसका एग्जैक्टली 1 हेड। आप मुझे एक बात बताओ, एक हेड आए, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो कितने केस बनते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे ना तो 8 केसेस बनेंगे। उसमें 1 हेड वाले 3 केसेस होते हैं, बना के दिखाऊं क्या? देखो आठों के आठों केस मैंने बनाकर दिखा दी। अब आप खुद सोचो, इसमें एक हेड वाले कितने केस हैं, 1 2 और 3, 3 केसेस में एक हेड आएगा, और टोटल तो 8 केसेस होते हैं। और अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो वो कॉइन को एक ही बार टॉस कर रही है, और एक ही बार टॉस करेगी तो उसमें एक हटाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/2। बस इतना काम होता है। तुम जब ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो, तुम ये मान लो कि तुम्हारा 80% काम तो खत्म हो गया। अब तो डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकालना। तो आप लिख दो बाय बेस थ्योरम। निकालना क्या है, इफ शी obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1 2 3 और 4, मतलब E2 probability of E2 निकालनी है। ये पता है कि आया एक ही हेड था, तो वो आएगा probability of E2 into probability of H/E2 अपॉन
E1 इंटू एच बाई E1 प्लस E2 इंटू एच बाई E2। क्लियर है? वैल्यूज डालो इन सबकी। टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 इंटू एच बाई E2 इज 1/2 डिवाइड बाय E1 h बाई 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। मुश्किल नहीं होता सिंप्लीफाई करना भी, आपको दिख रहा है 1/3 तो कॉमन लेकर कट ही जाएगा, है ना, आप काट सकते हो। सिंप्लीफाई करना है, आई होप यू कैन डू दैट, है ना। एक सिंपल सी बात ध्यान से समझ लेना कि कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला मेंशन जरूर करता हूँ। फॉर्मूला मेंशन करने का पर्पस ये है, इन केस अगर आप कोई गलती कर देते हो, अगर आपका फॉर्मूला सही है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, चाहे आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, इंडिपेंडेंट इवेंट का कर रहे हो या बेस्ड कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी लॉजिक का क्वेश्चन है, यू हैव टू यूज दोज फॉर्मूलाज, मेंशन दोज फॉर्मूलाज, मेंशन दोज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। उसके बिना क्वेश्चन अधूरा है तुम्हारा, वो तो रफ शीट हो जाएगी फिर। बात समझ गए? क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, bag A contains 4 white and 5 black balls and another bag B contains 6 white and bag A contains 4 white and 5 black balls and bag B contains, देखो एक ये बैग है, इसमें 4 white है और 5 black balls है। ये दूसरा बैग है, इसमें 6 white है और 7 black है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये कहा है ये बैग ए है, ये बैग बी, कि वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए में से एक बॉल निकाली और बिना नोटिस किए, उसका कलर नोटिस किए बिना उस बैग बॉल को बैग बी में डाल दिया। उसके बाद फिर बैग बी में से एक बॉल निकाली और वो जो बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर। वो जो बॉल निकली है वो ब्लैक कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये कर देता हूँ, रिप्लेस्ड बॉल इज ब्लैक। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं यहाँ से ब्लैक बॉल डालूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/9, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है। और अगर मैं वाइट बॉल ट्रांसफर करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9। ये बात समझ आ गई? उसके बाद मैंने इस सेकंड बॉल में सेकंड बैग में बॉल डाल दिया, यहाँ पर पहले से 13 बॉल्स। अब जब मैंने एक बॉल ट्रांसफर कर दिया और, तो यहाँ पर कितनी होगी? 14 बॉल्स। उसके बाद इसमें से बॉल निकाली जाती है और इसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसमें से ब्लैक ही तो नहीं है, अब ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने रिप्लेस ही ब्लैक किया तो ब्लैक हो चुकी है 8/14। और दूसरे केस में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब मैंने रिप्लेस किया, टोटल तो 14 ही है, बट अब ब्लैक 7 है। क्या ये बात समझ आ गई? हमें किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल शुड बी ब्लैक। तो वो कैसे निकलेगी कि जो रिप्लेस्ड बॉल को कुछ कह दो, मैं इस इवेंट को E1 कह देता हूँ और इसे E2 कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ब्लैक बॉल प्लस E2 इवेंट हो और उसके बाद ब्लैक बॉल निकले, ये करना है ना। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/9 इंटू ब्लैक 8/14 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू ब्लैक 7/14। दिस शुड बी योर आंसर। बात समझ आ रही है? खुद पता चलेगा आपको लॉजिक कौन सा यूज करना है। यहाँ मैं बेस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ ये पूछा गया कि ब्लैक कलर की बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली हमने। अगर ये कहा जाता कि हाँ मुझे पता है कि बॉल तो ब्लैक ही आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि फर्स्ट बैग में से थी या सेकंड बैग में से, फर्स्ट बैग में से ब्लैक ट्रांसफर की गई थी, फर्स्ट बैग से वाइट ट्रांसफर की गई थी, उस केस में बेस थ्रो लगा। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिख देना बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो ब्लैक बॉल है वो इसके इक्वल होगी और इसको सॉल्व करना है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चले अगले क्वेश्चन पे। द लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ए एंड बी
अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। ए और बी एक गेम खेल रहे हैं, वो एक डाइस फेंक रहे हैं ऑल्टरनेटली, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं, ठीक है। ए तब जीतेगा अगर टोटल आएगा 7 का, और बी तब जीतेगा अगर टोटल आएगा 10 का। तो ए स्टार्ट कर रहा है गेम को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी जीते। अब आप सोचो, अगर एक पेयर ऑफ डाइस फेंका जाए तो ए कब जीत रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। ए कब जीतेगा, इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7। अब आप ये बताओ, अगर एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाए तो कितने केसेस बनेंगे, टोटल केसेस बनेंगे 36। उसमें 7 किस किस केसेस में आता है, निकाल के देखें। 7 आएगा 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, बस ये केसेस बन रहे हैं, तो 6 केसेस बन रहे हैं। तो वी कैन से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 6, 1/6। ये बात समझ आ गई। अगर एक पेयर ऑफ डाइस फेंका जाए तो 7 आके 6 केसेस बन रहे हैं, तो इसका मतलब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6। चलो, प्रोबेबिलिटी कि बी जीते। आप देखो बी किस किस केस में जीतते हैं। अगर टोटल आता है 10 का, तो 10 का टोटल आने कितने केसेस बनेंगे, निकाल के देखें। 10 का टोटल बनेगा 6 4 4 6 और 5 5। 3 ही केस ऐसे बन रहे हैं जिसमें 10 का टोटल आएगा। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/36, मतलब 12। अब गेम को स्टार्ट कौन कर रहा है, गेम को स्टार्ट कर रहा है ए, तो इसकी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी जीते। प्रोबेबिलिटी क्योंकि पहली बारी ए की है। हाँ, बी को अगर जीतना है तो वो तभी जीत पाएगा, ए पहली बार में हार जाए, ठीक है, और बी जीत जाए। बात समझ आई, ए हारेगा तब बी की बारी आएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए हारे बी हार जाए, फिर ए हारे और फिर बी की बारी आए और जीत जाए। मतलब या तो बी दूसरी बार में जीतेगा या डायरेक्ट चौथी बार में, क्योंकि तीसरी बारी तो ए की है। या फिर ये हो सकता है कि ए भी हार गया, बी भी हार गया, फिर ए हारा, फिर बी, फिर ए और फिर बी जीत गया। सो ऑन ये चलता रहेगा, है ना, ऑल्टरनेटिव चलता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बार, ए बार क्या होगा, अगर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो ना जीतने की क्या होगी 5/6। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो ना जीतने की क्या हो 11/12। ये बात समझ आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या है 5/6 इंटू जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/12। ये पहला केस, प्लस देखो यहाँ क्या 5/6, बी भी हारे 11/12, फिर ए हारे 5/6, फिर बी जीते 1/12। क्लियर है। थर्ड केस में देखो, ए हारे 5/6, बी हारे 11/12, ए हारेगा तो 5/6, 11/12, फिर 5/6 और फिर 1/12, सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज कैसी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है। क्यों जीपी बन रही है, देखो हर बार एक्स्ट्रा चीज क्या है। आप एक काम करो, आप इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि 5/6 कॉमन ले लो, आ रहा है तो अंदर क्या रह गया 1/12 प्लस 11/12 इंटू 5/6 इंटू 1/12 प्लस 11/12 इंटू 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/12। अब तो लग रही होगी जीपी, है ना, ए आर स्क्वायर सो ऑन। और इनफाइनाइट जीपी हो अगर आपके पास, में फॉर्मूला लेता हूँ ए प्लस ए आर स्क्वायर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट जीपी हो और कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो उसके सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। बात समझ आ गई। यहाँ पर भी कॉमन रेशियो जो बन रही है वो 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 5/6 तो बाहर एज इट इज पड़ा है, ये आएगा a/1 माइनस आर कितना है 55/72। बात समझ आ गई। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो करके दिखाऊं क्या मैं, 5/6 इंटू ये 72 तो ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 72 माइनस 55 इट विल बी 17। सिंप्लीफाई कर लो, 6 का 72 होता है, तो 5/17 ये आंसर है। सिंप्लीफाई भी मैंने दिया, ठीक है। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 5/17। अगर मैं यहाँ पूछ लूँ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो या तो आप ए के जीतने की भी जीपी बनाओ, या फिर डायरेक्टली अगर बी के जीतने की आ गई है 5/17 तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है वो ए के जीतने की होगी,
तो ए के जितने की होगी 1 - 5/17, दैट विल बी 12/17। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पेयर ऑफ डाइस क्या हो सकता है, आपको एक ही डाइस दे दें, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 प्लेयर की जगह 3 प्लेयर दे दें। थोड़ी बहुत वेरिएशन वो कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिक यही है, जीपी तो बनेगी इस केस में। क्लियर है? तो देखो बेटा, हमने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी के अंदर 3 टॉपिक है मेजरली। एक है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, दूसरा टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का, और तीसरा है बेस थ्योरम का। हमने तीनों को बारी बारी से समझा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया कि की पॉइंट क्या है, आप कैसे फिगर आउट कर पाओगे वो क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी से होगा। तो उसके लिए गिवन दैट की कंडीशन देखनी है, एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और एक गिवन कंडीशन आपको दी हुई होगी। ठीक है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मैंने बताया कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगा। और इस कंडीशन को या तो वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर से यूज करके कोई ना कोई क्वेश्चन निकालना होगा। ठीक है? कोई ना कोई कंडीशन वेरीफाई करवानी होगी। थर्ड है हमारे पास बेस थ्योरम का क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी भी बेस थ्योरम के ऊपर पूछी जा सकती है, और बेस थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं, और कुछ ये मिसलेनियस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, इस पूरे सेशन को एक बार गो थ्रू कर लो, दोबारा रिवाइज कर लो। ठीक है? इसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। इन्हीं के ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन आपके PYQs या आपकी NCERT या एग्जाम्पलर बुक में दे रखे हैं, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको लगेगा कि करने के बाद आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको अगले वन शॉट्स भी हमारे चैनल पे यूं ही मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।